पुस्तक के पाठकों को मेरा रमेश चंद मीना का नमस्कार। आज हम दो महान लेखकों, विचारकों, बुद्धिजीवी, कवि और दार्शनिक के बारे में बात करेंगे। एक तरफ है जियां सार्त्र और पाब्लो नेरुदा। फ्रांस के जियां सार्त्र और चिली के पाब्लो नेरुदा क्रांतिकारी कवि, डिप्लोमेट, राजनीतिज्ञ रहे। पुस्तक है विजय शर्मा देवदार के तुंग शिखर से। इस पुस्तक की परिकल्पना में देसी विदेशी आठ लेखक और लेखिकाएं शामिल हैं। मैं इस पुस्तक के महत्व को लेकर के अंत में आप सबको बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं इस पुस्तक के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। ये पुस्तक की परिकल्पना कैसे और क्यों बनी? लेखिका लिखती है, लेखक या लेखिका का एक विजन होता है किसी भी पुस्तक के पीछे। इस पुस्तक के पीछे भी रहा है। वो कहती है कि जो जो जन्म शती वर्ष इन लेखक और लेखिकाओं के आए या पत्र पत्रिकाओं ने इस संदर्भ में लेख मांगे और उन्होंने तैयारी करके इन पर लिखा, और लिखते हुए ये भी लिखा कि जो मैं लेख लिख रही हूँ इसमें इनको समेटना मुश्किल है। गागर में सागर भरना मुमकिन नहीं है। इनका जीवन चरित्र, इन पर लिखे जाने के लिए पुस्तक की जरूरत है। एक पूरी मुकम्मल पुस्तक लिखी जा सकती है। तो ऐसे में संक्षेप में कवि, लेखक और विचारक के बारे में आपने जन्मशती के वर्ष में लिखा, और इस तरह से पाठकों को या उस पत्रिका के पाठकों को ये सुकून मिला कि उन्होंने एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ें से गुजर गए। और ये पुस्तक को पढ़ कर के भी यही चीज़ें मुझे लगती है। ये क्यों महत्वपूर्ण है कि अगर आप पुस्तक के पाठक हैं, जिज्ञासु है, जानना चाहते हैं, तो ये पुस्तक बेहद महत्वपूर्ण है। विकास दिव्यकीर्ति ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, मैं यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि किसी भी लेखक की पुस्तक से जब पाठक गुजरता है तो वो 30-40 वर्ष के अनुभव को अनुभूत करता है। इस तरह से कोई पाठक अपने जीवन भर में 1000-2000 वर्ष जी लेता है, क्योंकि कोई भी लेखक जब किसी पुस्तक को लिखता है तो 10-20 साल का अनुभव उस पुस्तक में होता है। तो इस तरह से आप यहाँ सैकड़ों वर्ष जी चुके होंगे, क्योंकि यहाँ 16 लेखक और लेखिकाएं, उनका सारभूत लिया गया है। 8 देसी, 8 विदेशी। किस तरह से? तो हम देखते हैं विदेशी लेखकों में नर्थनियल हार्टन से लेकर के इब्सन, रंगमंच के मास्टर तक, और इधर देसी लेखकों में नंद दुलारे वाजपेयी, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र कवि, उपन्यासकार अमृतलाल नागर, कैफी आजमी जैसे कई लेखक। लेकिन यहाँ मेरा मकसद ये है कि मैं जब इस पुस्तक से गुजर रहा था तो मैंने पलट करके देखा और पाब्लो नेरुदा
क्रांतिकारी कवि का स्वर और सात्र, इन दोनों पर ठिठक करके रह गया। और मुझे लगा कि इस पुस्तक के बारे में बात करते हुए गहराई से इन दो लेखक, नाटककार, कवि, चिली और फ्रांस के किस तरह से अपने समय को जीते हैं, इस पर केंद्रित हुआ जाए। तो शुरुआत करते हैं क्रांतिकारी कवि चिली के पाब्लो नेरुदा। क्रांतिकारी कवि कैसे रहे? पाब्लो नेरुदा की छवि को हमें समझना चाहिए कि उनकी छवि किस तरह से बनती है, किस तरह से उभर करके आती है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हैं। पाब्लो नेरुदा की छवि को जानने के लिए एक कहानी, सपनों का सौदागर, जो गैब्रियल गार्सा मार्केस ने लिखी, वो पूरी तरह से पाब्लो नेरुदा पर होती है। सपनों का सौदागर, इस कहानी को जब पढ़ते हैं तो एक चीज साफ उभर करके आती है कि एक कहानी स्वयं पाब्लो नेरुदा ने भी लिखी, तीन विधवाओं का घर। इन दोनों कहानियों को जब पढ़ते हैं पाठक, तो पाठक को ये लगता है कि दोनों कहानियां जैसे एक ही बात कह रही है, दूसरे कहानीकार की कहानी और स्वयं कहानीकार की कहानी में पाब्लो नेरुदा की एक छवि पाठक के सामने निकल के आती है। दूसरी या तीसरी, जब उनको नोबेल पुरस्कार मिलता है और नोबेल पुरस्कार के दौरान जो वो भाषण देते हैं, वो भाषण उनकी छवि को सबके सामने उजागर कर देता है, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, और वो स्वभाव से कैसे है। पाब्लो नेरुदा की छवि को देखने के लिए कि उनकी कविताएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसे हम गुजर करके देखेंगे। तो इस तरह से पाब्लो का पुस्तक प्रेम पर मार्केस ने लिखा है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब मार्केस के वो पास आए, वो दोनों साथ थे, तो पुस्तकों के बाजार में पहुंचे। एक पुरानी सी जर्जर पुस्तक पाब्लो नेरुदा ने उठाई और यूँ कहते हैं कि उसकी कीमत जितनी उस पर लिखी थी, उससे भी कम में वो मिल सकती थी, क्योंकि वो पुरानी पुस्तक थी, जर्जर पुस्तक थी, जिल्द भी उसकी बिखर चुकी थी। इसके बावजूद पाब्लो नेरुदा उस पुस्तक की कीमत जितना वो 2 महीने में कमाते हैं उतनी दे देते हैं। वो कहते हैं कि पुस्तक का कोई मूल्य नहीं होता। उस पुस्तक का उन्हें इंतजार था और उस पुस्तक की कीमत वो 2 महीने में जितना कमाते हैं उतनी दे देते हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और आज के संदर्भ में जब हम पुस्तकों से दूर होते जा रहे हैं, कि पुस्तक क्यों कर हमने खरीदनी चाहिए, और पुस्तक खरीदने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, अगर आप लगातार देख रहे हैं कि अगर आप अपनी चाय को भी छोड़ देते हैं, चाय का भी त्याग कर देते हैं, तो भी आप वर्ष पर्यंत सैकड़ों किताबें उसी चाय से खरीद सकते हैं फ्री, और स्वास्थ्य लाभ भी ले सकते हैं। ये चाय आपके शरीर के लिए हानिकारक है, और उस हानिकारक चीज़ को आप ग्रहण कर रहे हैं और कीमत भी अदा कर रहे हैं। इधर आप पुस्तक खरीद करके पढ़ेंगे और ज़िंदगी बदल देंगे। आप अपनी ज़िंदगी जो 40, 50, 60 साल, 70 साल जीते हैं, वो 700 साल जी सकते हैं। ये पुस्तकों का कमाल है। तो पाब्लो नेरुदा का पुस्तक प्रेम इस हद तक था। स्पेन में जब उन्होंने गृह युद्ध देखा, अपने मित्रों को अत्याचार सहते हुए, मौत के मुंह में जाते हुए देखा, तो उसका असर उन पर
किस तरह से पड़ता है। वे हत्याएं, मृत्यु का सामना करते हैं। तब उन्होंने लिखा था, कविता की पंक्ति है, कल आएगा हरे पद चाप के साथ और भौर की नदी कोई नहीं, एक भौर की नदी को कोई नहीं रोक सकता। कल आएगा हरे पदचाप के साथ, भौर की नदी को कोई नहीं रोक सकेगा। हम कुछ कविताओं से गुजरते हैं और पाब्लो नेरुदा को समझने का प्रयास करते हैं, और मेरा यह उद्देश्य होगा कि देवदार के तुंग शिखर से, जिसमें एक वैश्विक साहित्य की यात्रा की गई है, भारत के कुछ कवि, रचनाकार और विश्व के 8 महत्वपूर्ण रचनाकार, कवि, दार्शनिक। पाब्लो नेरुदा जब फ्रांस में एम्बेसडर थे, तभी उनको इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें कैंसर है, और एम्बेसडर के पद से वो त्याग पत्र दे देते हैं। अब मृत्यु को वो अपने सामने पाते हैं। कहते हैं कि अभी भी कैंसर का कोई इलाज ढंग से नहीं हो रहा। अगर वो लास्ट स्टेज में है तो डॉक्टर साफ कह देता है कि आप अब घर पहुंचो, जब तक दिन देखने देख सकते हो। और इसी बात को भारत प्रमाणित करता है कि पंजाब से जो ट्रेन चलती है गुजरात के लिए कैंसर का इलाज के लिए, उसमें कैंसर के रोगी होते हैं जो इलाज करने के लिए गुजरात जाते हैं। और पंजाब का ये हाल क्यों हुआ? उस भौतिकता के कारण, अधिक पाने के कारण, अधिक फसल लेने के कारण। और अधिक फसल लेने के लिए अधिक खाद, रासायनिक खाद दिया गया, और बीमारियों से बचाने के लिए फसल को कीटनाशक और रासायनिक खादों का जितना प्रयोग किया गया, ये शरीर इतना रासायनिक कीटनाशक को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और लोग रोगी होने लगे, कैंसर ग्रस्त होने लगे। पंजाब से कैंसर ट्रेन चलती है गुजरात के लिए, उसे कैंसर ट्रेन का नाम दे दिया जाता है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैंसर के रोगी मृत्यु के नज़दीक होते हैं। इस बात का एहसास पाब्लो नेरुदा की ये 3-4 कविताएं से गुजरने के बाद यह अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब के लोग किस भौतिकता में जी रहे हैं। और आज जो पंजाब में हो चुका है, वो शेष देश में हो रहा है। अब राजस्थान के किसान भी उसी तरह से कीटनाशक और रासायनिक खाद का प्रयोग करने लगे, इस हद तक कि भिंडी में हर दूसरे दिन कीटनाशी का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा उसमें कीटाणु, जीवाणु लग करके मच्छर भिंडियों को होने नहीं देते, और किसान उन भिंडियों में कीटनाशी डाल डाल करके उसे आपको सप्लाई करते। तो गुजरते पाब्लो नेरुदा की मृत्यु के क्षण में लिखी वो कविता है कि मृत्यु को किस तरह से संबोधित करते हैं। और ये एक अंतिम सच है। यूं कहते हैं कि सच क्या है? दर्शन की भाषा में जब ये कहा जाता है कि सच किसी को पता नहीं, सच क्या होता है, और अंतिम सत्य के लिए कह दिया गया कि अंतिम सत्य जीवन भर पहचाना ही नहीं जा सकता। और कहते हैं कि अंतिम सच क्या है, कौन पहुंचे? दार्शनिकों ने बहुत कुछ दांव पे चलाए, इसलिए अंतिम सच मृत्यु को कह दिया गया कि जीवन झूठ है। यशपाल ने झूठा सच उपन्यास जो लिखा, उसका शीर्षक याद आ जाता है कि जिसे हम झूठ कहते हैं
जो झूठा लगता है वो झूठ नहीं है, और जो सच लगता है वो सच नहीं है, बल्कि जो सच लग रहा था वह झूठ साबित होता है, और जो झूठ लग रहा था वो सच साबित होता है। कब, कैसा, क्यों हुआ ऐसा? जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है। झूठा सच में भारत पाकिस्तान की कथ्य पर लिखा गया 2 वॉल्यूम में विस्तार से लिखा गया उपन्यास है। सच ये था कि भारत हिंदू मुस्लिम से मिलकर के बना है। सैकड़ों वर्षों से मुसलमान यहाँ रह रहे हैं, लेकिन छिछली राजनीति इन दोनों में भेदभाव करती। अंग्रेज फूट डालो और राज करो करते रहे, और आज के राजनेता उन्हीं पदचिन्हों पर चल करके लोकतंत्र की पखियां उधेड़ने में लगे हैं कि हिंदू मुस्लिम अंग्रेजों ने किया। अब ये काले अंग्रेज उसी काम को अंजाम दे रहे हैं जिस पर झूठा सच लिखा जाता है। झूठ क्या है, सच क्या है, ये उल्टा पुल्टा उस उपन्यास में हो जाता है। यही बात पाब्लो नेरुदा कहते हैं। जब इस सच्चाई का पता चलता है, जब उन्हें कैंसर हो जाता है, तो कैंसर से वो किस तरह से लड़ते हैं, वो मृत्यु को अपने सामने पाते हैं, उसी तरह से जिस तरह से सुकरात को जब जहर का प्याला दे दिया जाता है, जबकि वो सच के साथ थे, और जो झूठ के साथ होते हैं वे उन्हें गलत साबित करते हैं। और राजशाही से धर्म के ठेकेदार या समाज के ठेकेदार राजसत्ता से मिलकर के उन्हें गलत साबित करते हैं, न्याय करते हैं, और न्याय में कहते हैं कि ये गलत है, समाज के लिए ठीक नहीं है, इसलिए या तो आप देश से निकल जाइए या फिर मृत्यु का वर्ण कीजिए। सुकरात कहते हैं इस देश में जन्म लिया है, देश को नहीं छोड़ सकता। जहर देना चाहता, जहर पी लेंगे, और हंसते हंसते जहर पी करके अमर हो जाते हैं। तो कुछ पाब्लो नेरुदा यही कहते हैं। तो अब यह है, कविता की पंक्ति है, तो अब यह है, मृत्यु ने कहा, और जहां तक देख सकता था मैं, मृत्यु मुझे देख रही थी, मृत्यु मुझे देख रही थी, मुझे मृत्यु का एक छोटा सा बीज अटका हुआ था। अंदर दिखाई दे रहा है कि बीज डल चुका है, और ये पेड़ बनेगा, और पेड़ बन करके गिरेगा। मृत्यु का बीज अगर है तो पनपेगा, पनपेगा, और मृत्यु पनपेगी, तो इसका मतलब है कि जीवन नहीं रहेगा। जितना जिया है जी लिया। अब मृत्यु का बीज डल चुका है कैंसर के रूप में, ये खुद को पता है। वरना यूं कहा जाता है कि हमारी सांसों का पता नहीं, ये जो बाहर जाती है वो अंदर आए, 1 मिनट में 10-15 सांसें आती जाती है, यानी 1 मिनट में हम 15 बार किसी भी सांस में जो बार छोड़ी है वो अंदर आ जाए, इसकी कोई गारंटी कोई नहीं ले सकता। इसलिए वो कहते हैं कि मृत्यु का एक छोटा सा बीज अटका हुआ था। आगे लिखते हैं, वो मृत्यु से भागना चाहता है, वह उससे जवाब तलब भी करता है, उसे स्वर्ग या नरक जाने की इच्छा नहीं है, वह इसी धरती पर रहना चाहता है। इसी तरह से नो एग्जिट जयपाल शास्त्र का नाटक है जिस पर हम बात करेंगे, जिसमें भी वो नरक में रहने की बात करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर है जो स्वर्ग में नहीं नरक की कल्पना करते हैं। कवि लिखता है, मैं चाहता था साइकिल सवार होना, और पैडल मारते हुए मृत्यु सीमा से निकल भागना। मैं भागना चाहता, और भागना भी किस तरह से, साइकिल पर बैठ करके। तभी लेकिन मैं ताव खा गया, और मैंने कहा, मौत तू छिनाल है। ताव खा गया यानी गुस्सा आ गया कि अभी तो और जीना है,
ये क्यों अटकी बीच में, अगर ये नहीं आती तो अभी और भी बहुत कुछ जीवनानुभव करना था और व्यक्त करना था, कलम से लिखना था। पर ये बीच में कहाँ से अटक, ये बीज कहाँ कब कैसे डल गया, इसका किसी को पता नहीं। और यूँ कहते हैं कि शरीर के अंदर हजारों रोग हो सकते हैं, मौसम बदलता है, ठंड से गर्म, गर्म से ठंड, बरसात, मौसम बदलते ही छींकें आने लगती है, बीमार होने लगते हैं, बीमारियां आ जाती है, मच्छर आस पास घूमते रहते हैं, कब डेंगू का मच्छर डंक मारे और आप दूसरे दिन ही बीमार, मौसम कब बदले आप बीमार। आपने क्या खाया, कितना खाया, ज्यादा खाया, भोग जितना करेंगे रोग उतना ही आएगा। इसलिए कहा है शरीर रोगों का आधार है। और यही बात हो गया है, मौत तू छिनाल है, तुझे हर वक्त इस तरह मरखना होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क, क्या तेरा जी नहीं भर गया है हड्डियां चबाने से। मृत्यु जब आती है तो यह हार्ड मांस का पुतला, जीता जागता पुतला, चलता फिरता पुतला खत्म हो जाता है, दफना दिया जाता है, हड्डियों का ढांचा बचता है, जला दिया जाता है तो सब कुछ जल जाता है, हड्डियां बचती है। तो वो हड्डियां भी, इसलिए कहा है हड्डियां चबाती है, वो मृत्यु हड्डियों तक भी चबा जाती है, एक दिन वो हड्डियां भी नहीं बचती। ये मृत्यु के कारण होता है। कभी मौत को चुनौती देता है, कभी मौत को ललकारता है, चेतावनी देता है, उसे चेताता है कि संसार में और बहुत है जिन्हें तुझे ले जाना चाहिए। रोग, शोक, दुख, इन पर आक्रमण करना चाहिए, पर तू है कि अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है। कवि कविता के अंदाज में, कवि में उतर करके मौत से मुठभेड़ कर रहा है। वो देखिए, तमीज नहीं है, तमीज नहीं है तुझे पहचानने की, तू बहरी है। कि कवि जब कह रहा है, एक विचारक जब कह रहा है, जब लिख रहा है, तू सुन नहीं रही कि क्या कह रहा है कहने वाला। कहने वाला कह रहा है, तू समझ ही नहीं रही, यानी बहरी है, ऊंचा सुनती है, इतना ऊंचा सुनती है कि हम कितनी भी ऊंची आवाज में कह लें, चूंकि तुम बहरी हो, नहीं सुनती हो, नहीं समझती हो, हद से ज्यादा बेवकूफ लगती हो। ये बेवकूफता ही तो है कि किसको ले जाना और किसको ले जाती है। अब इस पर सवाल किया गया है और हर विचारक, दार्शनिक इस बात को कहता रहा है। और सुनिए क्या पंक्तियां हैं, क्यों नहीं ले जाती तू वे कमबख्त, वैसी चालाक, नीच, हत्यारे, व्यभिचारी, दो मुहे न्यायाधीश, धोखेबाज पत्रकार, आइसलैंड के तानाशाह, वे जो पहाड़ों को जलाते हैं आग में, जंगल जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं, इस जमीन को, इस पर्यावरण को बिगाड़ने में लगे हैं। भौतिकता की दौड़ में फैक्ट्रियां, वो नेता जो विकास का दावा करता है और इस धरती को असमय नष्ट करने पर तुला है। ऑक्सीजन हवा में नहीं बची है, पानी शुद्ध नहीं बचाए, ये विकास का दावा कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि वो दो मुहे न्यायाधीश जो अपने पद को बचाने के लिए और ऊंचा पद हासिल करने के लिए, फैसला सत्ता के पक्ष में लेकर के राजनीतिक पद हासिल करने के लिए, रिटायर होने के बाद भी उनकी इच्छाएं पदों पर बने रहने की होती है। इसलिए फैसला उस नेता के अनुकूल दे देते हैं जो एक स्वार्थ से संचालित है। इस तरह से तो देखिए, कौन कौन को ले जाना चाहिए और तू किसको ले जाती है, तेरे को दिखाई नहीं देता है, बहरी है, मैं कह रहा हूं, सुन नहीं रही। पुलिस के चीफ जो सही गलत, सही गलत, गलत को सही करते रहते हैं, जेलर्स और सेंधबार, मुझे स्वर्ग से क्या लेना देना, नरक मुझे पसंद नहीं, मैं धरती पर ही ठीक हूं। तू स्वर्ग की बात करती है और तू नरक की बात करती है, मुझे ये धरती ही चाहिए। जब नरक की संभावना है तो इस नरक में ही रह लेंगे। इस तरह से कभी
ट्रेन का स्वप्न में भी मृत्यु को व्यर्थ नहीं, जीवन और उसकी मृत्यु व्यर्थ नहीं गए। नेरुदा अपनी कविता ट्रेन का स्वप्न में कहते हैं, और ये पंक्ति बड़ी बेजोड़ है, बड़ी दर्शन से आप्त व्याप्त है। लेकिन मैं अकेला ही अकेला नहीं था, अकेलों की भीड़ इकट्ठी थी वहां। जब नेरुदा को 27 सितंबर 1973 को ल्यूकोमिया से मृत्यु हो जाती है, तो मिलिट्री की देखभाल में इनको दफनाया जाता है। किसी भी बाहरी को आने नहीं दिया जाता। ये मृत्यु से पहले ही लिख देते हैं इस बात को कि इनको जब दफनाया जाता है तो इनको अपने काव्य प्रेमियों को इनके पास आने नहीं दिया जाता। सत्ता को डर था इस कवि की आग उगलती भाषा से बचने के लिए, इसलिए उन्होंने लिख दिया था पहले कि लेकिन मैं अकेला ही अकेला नहीं था, मैं अकेला ही अकेला नहीं था, अकेलों की भीड़ इकट्ठी थी वहां जहां उनको दफनाया जाता है। वे सब भी अकेले थे, और भीड़ जहां होती है वो सब एक सोच के नहीं होते। इसलिए ये थे पाब्लो नेरुदा। और मैंने जैसा कि कहा था कि हम दूसरे दार्शनिक ज्यां पॉल सार्त्र की भी बात करना चाहेंगे। ज्यां पॉल सार्त्र लिखता हूं इसलिए मैं हूं, एक उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां, उनकी महत्वपूर्ण कोटेशन है, वो उल्लेखनीय है। सार्त्र ने उस दौर में लिव इन रिलेशन में जी लिए थे कि सिमन द बोआर, और वो उन्होंने जीवन भर शादी नहीं की, साथ रहे, लेकिन उनका जीवन आदर्श पति पत्नियों से भी बेहतर जिया। विचार, एक दूसरे में विचार आते तो दोनों बहस करते, विचार करते उस पर, साथ रहे पति पत्नी की तरह, लेकिन शादी नहीं की। ये थे दार्शनिक अपने समय के बेजोड़। लिखता हूं इसलिए मैं हूं। उनके कोटेशन है कि सार्थक जीवन जिया जाना चाहिए, और भौतिकता से इकट्ठी की हुई चीजें, पूंजी, संपत्ति, महल, ये सुकून नहीं दे सकते। शांति अंततः चाहिए, वो शांति इस भौतिकता से कबाड़ इकट्ठा किया जाता है, इसमें नहीं मिल सकती। इसलिए जरूरी है इसके बावजूद शांति और सुकून से जीना, सार्थक जीवन जीना, तब जाकर के किसी भी व्यक्ति को शांति मिल सकती है। वो लिखते हैं कि आदमी अतीत की प्रतिबद्धताओं का योग फल है, हम कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने अतीत को अपने पर हावी होने देना चाहते हैं, अतीत हम पर हावी है धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर, रूढ़ियां और कर्मकांडों में लिप्त रहते हैं। उन्हीं कर्मकांडों में वेद, वेदांत, उपनिषदों में जो लिखा है, कब का लिखा हुआ है, बाप दादी जिसे करते हैं, लकीर पीटते आए, अगर उसी पर हम चलते रहे तो ऐसा जीवन आदमी अतीत का योगफल हुआ, नहीं तो क्या। खुद का जीवन खुद सोचे, खुद समझे, खुद विचार करें, और स्वतंत्रता से जीने का मतलब यह है कि अगर वो रूढ़ियां हैं तो ये हमारे समझ में आनी चाहिए। धर्म, अंध आस्था, रूढ़ियां, पाखंड, कर्मकांड, इसी में परंपराओं से जीते चले आ रहे हैं। आप उसी लकीर के फकीर, लकीर को पीटते चले आ रहे हैं। ये जीवन शांति और सुकून का नहीं हो सकता। आप परंपराओं से जकड़े हुए, जैसा लोग कह रहे हैं, जैसा समाज कह रहे हैं, जैसे रूढ़ियां कह रही है, नुक्ता किए जा रहे हैं, भविष्यवाणियां किए जा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, पर्यावरण की कीमत पर हम बहुत कुछ कर रहे हैं। यही नहीं समझ रहे कि अगली पीढ़ी सुकून से रह पाएगी या नहीं, और हम भौतिकता में सुकून ढूंढ रहे हैं और नरक बनाते जा रहे हैं। यही बात कवि, नाटककार ज्यां पॉल सार्त्र कहते हैं। कैसे?
स्वतंत्रता जिसे आप कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, ये हासिल कर लूंगा, तो स्वतंत्रता भी जन्म सिद्ध यंत्रणा है। आप किस तरह से जीना चाहते हैं, आप वो जिस स्वतंत्रता को स्वतंत्रता कहते हैं, इसमें भी यंत्रणा निहित है। इससे तो ये सा लगता है कि इस वाक्य से हम बुद्ध तक जाते हैं। बुद्ध जीवन को दुखमय कहते हैं। जीवन है तो दुख है। दुख और सुख गाड़ी के पहिए के आरों की तरह है, एक के बाद दूसरा आएगा। हम जिस सुख की कल्पना करते हैं, कल्पना ही कर सकते हैं, जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। हासिल करने के बाद फिर जीवन आरंभ होता है और दुख फिर अपना असर दिखाता है। इसलिए कहते हैं स्वतंत्रता जन्म सिद्ध यंत्रणा है। चिंतक शून्य में न रहता है न जीता है। चिंतक अपने समय में जीता है। चिंतक बन ही नहीं सकता, लेखक कभी बन ही नहीं सकता जब तक वो अपने परिवेश को ठीक से जी नहीं लेता, समझ नहीं लेता, फिर चिंतन करता है। इसलिए हम सब अपने परिवेश से बनते हैं और एक बेहतरीन लेखक, बेहतरीन विचारक अपने पूर्ववर्ती चिंतकों से लेता है, चिंतन करके, न कि रूढ़ी और परंपरा से चल करके। इसलिए कहा जाता है कि जागपाल शास्त्री की मां को लड़की प्रिय थी और हो गया लड़का, तो इनके नाना जी इनकी माता जी से कहते हैं कि भाई ये लड़का है और लड़के को लड़की बनाने पर क्यों तुली हुई हो, इसको लड़कियों के कपड़े पहनाती हो, लड़की जैसे बाल बनाती हो, ये लड़का है, लड़के जैसे जीने दो। तो इस तरह से पता चलता है कि लड़की को, माँ को लड़की प्रिय थी, इसलिए बहुत समय तक आपको लड़के की तरह नहीं, लड़की की तरह पालन पोषण किया जाता है। आप नोबेल पुरस्कार जब आपको दिया जाता है तो ये पहले ऐसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को आलू का बोरा कह दिया था। और ये वाकई में सही बात उतरती है कि पुरस्कारों की राजनीति में किसको दिया जाता है, किनको दे दिया जाता है और कौन कौन से छूट जाते हैं। इसलिए सही कहा था कि आपका नोबेल का पुरस्कार आलू के बोरे से भी गया बीता है। आलू का बोरा हमें 2-4 महीने सब्जी मुहैया करा सकता है, ये क्या कराएगा। आपके बारे में बताया जाता है कि आप उम्र से कम अपने समकालीनों से, जो हम उम्र थे, जिनके विचार सुन करके उनको बूढ़े और दुखी मान करके, जिनसे बात करने में भी दुख टपकता है, उनसे बात करना, उनसे संबंध रखना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हाँ अपने से कम उम्र के लोगों से आपका व्यवहार था जो जिंदा दिल थे। तो इस तरह से वो अपने हम उम्र को बूढ़ा मान कर चलते थे, विचारों से, सोच से, चिंतन से। और आपने सिमोन द सुआ बुआ के साथ अकथनीय सहयोग के साथ जीवन जिया था। कोई विचार आया उस पर विचार करते थे, कोई थ्योरी आई उस पर चिंतन करते थे दोनों मिल बैठ करके। और इस तरह से बड़े प्यार के साथ इनका जीवन गुजरता है, जो एक उल्लेखनीय आदर्श जीवन था। आपने एक पुस्तक लिखी द वर्ड्स, शब्दों पर विश्वास था। आपको अगर किसी पर विश्वास था तो वो शब्द थे। उस शब्दों के नाम से आप एक पुस्तक रचते हैं और आपका एक कोटेशन है, द अदर हिज हेल, दूसरा नर्क है। कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो लोकोक्ति की तरह, मुहावरों की तरह जड़ों तक पैठ करती है, विचारने पर मजबूर करती है, उक्ति बन जाती है, जो हमेशा लागू होती है, हर काल में लागू होती है। नो एग्जिट नॉट,
के बारे में बात करके हम बात को खत्म करना चाहेंगे। नो एग्जिट नाटक 3 पात्र होते हैं। इस नाटक में नो एग्जिट नाटक लिखते हैं, इसके 3 ही पात्र होते हैं और 3 पात्रों के पात्र है कायर, छिछोरा और लेस्बियन। ये 3 पात्र हैं और तीनों की पात्र नेचर, करैक्टर से आप समझ गए हैं कि किस तरह के 3 पात्र हैं और तीनों के करैक्टर बस ठीक ठाक सुलझे हुए नहीं, उलझे हुए हैं। और यही इसी बात के लिए कहा है कि अदर इज हेल, अदर इज हेल, दूसरा नरक है। और ये यहाँ 3 है तो नरक तो हुआ ही। तीनों ही मिलकर के नहीं रहते, तीनों किसी एक बात पर सहमत नहीं, तीनों एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तीनों एक दूसरे का शोषण करना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए क्रूर है। तो इस तरह से वे कहते हैं कि वे नरक में हैं अपने कर्मों से, अपने कर्मों से कि वो क्रूरतम की हद तक अपना ही स्वार्थ को लेकर के अगले से जितना ले सकते हैं, जितना प्रताड़ित कर सकते हैं, जितना शोषण कर सकते हैं, करते हैं क्रूरता की हद तक। इसलिए वो नरक रचते हैं। और ऐसे में ही उन्होंने कहा था अदर इज हेल, और वो भी तब कहा था जब वो शादी नहीं करते, साथ रहते हैं और जिसके साथ रहते हैं उसके साथ उस तरह से रहते हैं जिस तरह से शादी करने वाले नहीं रह पाते। और पत्नियों पर जितने चुटकुले बने हैं, पत्नियों पर जितनी कविताएं बनी, जितना व्यंग बना है पति पत्नी के रिश्तों पर। और दूसरी बात ये कही जाती है कि प्रेम है तो शादी कर लो, और शादी कर लिया तो प्रेम का पंछी उसी दिन पंख फड़फड़ा करके आसमान में चला जाता है। प्रेम नाम की चीज, प्रेम का तभी तक प्रेम रहता है जब तक वो प्रेमिका है, साथ नहीं है, द अदर हिज है। लेकिन आप लिव इन रिलेशन में रहते हैं और ये साबित करते हैं कि लोगों के लिए अदर यानी दूसरा नरक है, रास्ता है। दोनों एक दूसरे के लिए, पति पत्नी एक दूसरे के लिए रास्ते हैं। अदर हिज है जो नो एग्जिट नाटक में दिखाया जाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि इस नाटक को पढ़ने के बाद एक तरह से सार्वकालिक नाटक है ये। बेशक इसके पात्र जिस तरह से लिए गए हैं और जैसा कि उदाहरण दिया है और खुद का उनका उदाहरण है। अब मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी पुस्तक आपको अगली पुस्तक तक ले जाती है। आपके जीवन को सुलझाने के लिए इस भौतिकता में जब हम इतने लिप्त हैं, इस दौर में अगर हम तनाव मुक्त होना चाहते हैं, टेंशन मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें पुस्तक पढ़नी चाहिए। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि पुस्तक के अलावा कोई ऐसा दोस्त नहीं हो सकता। अदर हिज है यानी दोस्त भी है, प्रेमिका भी है, तो एक दिन वो द अदर हिज हेल हो जाएगी, नरक में तब्दील हो जाएगा। तो ये पुस्तक आपको जीवन का रास्ता बताती है। विश्व के 8 बड़े बड़े लेखक, दार्शनिक, कवि, उपन्यासकार, नाटककार और देश के नामचीन कवि, उपन्यासकार, लेखकों से उनके जन्म शती वर्ष में लिखी गई ये महत्वपूर्ण किताब है। और मैंने 2-3-4 चैप्टर पढ़े। आगे नंदुलारी वाजपेयी और भवानी प्रसाद मिश्र, इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि इस पुस्तक को मैं और भी आगे पढ़ूंगा। लेकिन मुझे ये उचित लगा कि इन दार्शनिक और कवियों के माध्यम से मैं इस पुस्तक का बारे में बता करके ये बताना चाहता था कि आप इसे पढ़ सुन करके अगर आप इसे अपनी दराज में रखते हैं, अपनी शेल्फ में रखते हैं और कभी भी पढ़ते हैं, ये किताब ऐसी नहीं कि एक बार पढ़ करके रख दी जाए।
ये किताब इस तरह की है, रेफरेंस बुक में काम करेगी, शोधार्थियों के लिए भी, जिज्ञासु पाठकों के लिए भी। तो इस तरह से मैं बधाई देता हूँ विजय शर्मा जी को, जिन्होंने वर्षों की मेहनत से एक एक लेखक पर पूरा एक लेख लिखा। पत्रिकाओं के संपादकों के मांगने पर आपने स्वेच्छा से जो ये काम किया है, ये तारीफ के काबिल है, बधाई की पात्र है। और वो पाठक भी जो इसे खरीदेंगे। तो साथियों, आपको ये अभियान कैसा लगा?